नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज का यह लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो बीए कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय बीए, बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में रखा गया है। मैं अपने विषय पर चर्चा करूं, इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लाइक और सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है जो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, और वह विषय है क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या को परिभाषित एवं सीमांकित करना। यद्यपि यह क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा चरण है। जब हम समस्या को चयनित कर लेते हैं तो यह दूसरा चरण आता है, समस्या को परिभाषित और सीमांकित करना। समस्या को परिभाषित और सीमांकित कर लेने से हम अनावश्यक कार्यों से बच जाते हैं, हमारा धन एवं समय दोनों बचता है तथा साथ ही साथ हमारा अनुसंधान एक सही दिशा में रहता है। क्योंकि अगर परिभाषित और सीमांकित नहीं करेंगे तो समस्या का स्वरूप विस्तृत हो सकता है, जिसमें हमारा समय अधिक लग सकता है। तो पहले हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। जैसा कि हमने बताया, यह क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा चरण है और समस्या की पहचान करने व चिन्हित कर लेने के बाद समस्या को परिभाषित किया जाता है। समस्या को परिभाषित करने का मतलब यह है कि समस्या में अनावश्यक तथा अनेक अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना, या शोध शीर्षक या समस्या में प्रयुक्त जटिल शब्दों की व्याख्या की जाती है। उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या अनेक अर्थ देने वाले होते हैं। उन शब्दों की पहले से स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है, जिससे समस्या में जो प्रयुक्त शब्द हैं उसमें वेग ना दिखाई दे और समस्या का स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई दे। साथ ही समस्या में जो अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग ना किया जाए, या समस्या में प्रयुक्त अनेकार्थी शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाए। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या को सीमांकित करना। यद्यपि परिभाषित करना एवं सीमांकित करना दोनों एक ही चरण के अंतर्गत आता है। डिलिमिटिंग द एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। तो क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का स्वरूप विस्तृत न हो जाए, इसके लिए समस्या को सीमांकित किया जाता है, समस्या को सीमा में बांधा जाता है। समस्या पर कितना अध्ययन किया जाना है यह इससे सुनिश्चित हो जाता है। समस्या पर कौन से उपकरण हमें लेने हैं इससे निश्चित हो जाते हैं। किन लोगों को लेकर समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाना है यह भी निश्चित हो जाता है, और कौन कौन से विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं या किन विषयों के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के सीमांकन से यह स्पष्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत जैसा कि हमने बताया, समस्या का क्षेत्र निश्चित किया जाता है, किस कक्षा के विद्यार्थी हैं, किस विषय के विद्यार्थी हैं, या समस्या किस क्षेत्र से ली गई है यह निश्चित किया जाता है। इसमें समस्या की जो नेचर है, प्रकृति है, या उसकी गंभीरता है या उसकी अनिवार्यता है, वह कितनी आवश्यक है समस्या, इसका पता लगाया जाता है।
यानी समस्या की प्रकृति या उसकी गंभीरता का पता लगाया जाता है। समस्या की सीमा निर्धारित हो जाने से समस्या पर अध्ययन करना सरल हो जाता है, यानी कि हम अनावश्यक कार्यों से बच जाते हैं। जिन विषयों को लेकर, जिन विद्यार्थियों को लेकर समस्या पर अध्ययन किया जाना है, पार्टिकुलर उन्हीं विद्यार्थियों और विषयों तक हम सीमित हो जाते हैं। और साथ ही जब हम सीमित हो जाते हैं कार्य करने के लिए, या कार्य करने के लिए सीमा निर्धारित हो जाती है, तो अनुसंधानकर्ता का अनावश्यक कार्य से बचा जा सकता है। और जब हम अनावश्यक कार्य नहीं करेंगे, टू द पॉइंट कार्य करेंगे, जिन विषयों पर अध्ययन करना उस विषय पर अध्ययन करेंगे, और जिन विद्यार्थियों को लेकर अध्ययन करना उन विद्यार्थियों को लेकर अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने टू द पॉइंट कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे अध्ययन की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम अनावश्यक कार्य से बचते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो कार्य है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जब हम समस्या का परिभाषित और सीमांकित कर लेते हैं तो उस समस्या को जिस रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं समस्या का सीमांकित एवं परिभाषित रूप या समस्या का विशिष्ट रूप, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। मान लीजिए एक समस्या है या एक विषय है जो है छात्रों द्वारा वर्तनी अशुद्धियां किया जाना। अब इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन से छात्र हैं और किस विषय में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर रहे हैं या किस तरह की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर रहे हैं। इसमें एक वेग दिखाई दे रहा है, स्पष्टता नहीं है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम सबसे पहले परिभाषित करेंगे। तो मान लीजिए परिभाषित करते हैं तो परिभाषित रूप इसका इस रूप में आता है, छात्रों द्वारा वर्तनी को उच्चारण करने एवं उनको लिखने में अशुद्धियों का किया जाना। अब यहाँ वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो ये है कि उच्चारण करने में अशुद्धियाँ करते हैं और उनको लिखने में अशुद्धियाँ करते हैं। इसका सीमांकित रूप, जब हम सीमांकित करते हैं इसी समस्या को तो इस रूप में होता है, कक्षा 7 के हिंदी विषय के छात्रों द्वारा वर्तनी जैसे छा औरक्षा से संबंधित अशुद्धियों का किया जाना। अब विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एक तो सीमा हो गई कक्षा 7 के विद्यार्थी और दूसरी सीमा हो गई हिंदी विषय के विद्यार्थी और तीसरी सीमा हो गई कि वर्तनी संबंधी क्षा एवं छा से संबंधित अशुद्धियों का किया जाना। यानी इससे संबंधित, इस वर्ण से संबंधित वो वाक्यों का उच्चारण और वाक्यों को लिखने में अशुद्धियाँ करते हैं। छा की जगह छा और छा की जगह क्षा लिखने का अभ्यास करने लगते हैं। अब कारण जो भी रहा हो, इसका जब हम परिभाषित और सीमांकित रूप लिखते हैं यानी विशिष्ट रूप में लिखते हैं तो ये इस रूप में उभर कर हमारे सामने आता है, कक्षा 7 के हिंदी विषय के छात्रों द्वारा उच्चारण करने एवं लिखने में वर्तनी संबंधी छा एवं छा से संबंधित अशुद्धियों का किया जाना। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का परिभाषित एवं सीमांकित रूप देखने का प्रयास करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का परिभाषित एवं सीमांकित रूप, मान लीजिए कोई समस्या हम लेते हैं और समस्या है छात्रों का अध्ययन में रुचि न लेना। अब यहाँ स्पष्ट नहीं है कौन से छात्र हैं और अध्ययन में रुचि से क्या संबंध है, यानी रुचि का क्या अर्थ है। तो इसका अगर हम परिभाषित रूप लेते हैं, इसको परिभाषित करते हैं तो ये समस्या का परिभाषीकरण इस प्रकार होगा, कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय छात्रों द्वारा रुचि न लेना तथा अंतर्क्रिया न किया जाना। रुचि न लेना यहाँ है, रुचि नहीं लेते यानी अंतर्क्रिया नहीं करते, जब पढ़ने में उनका मन नहीं लगता तो वार्तालाप में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, सहभाग नहीं करते हैं। और एक परिभाषीकरण और हो गया, छात्रों का अध्ययन में रुचि न लेना मतलब अध्ययन से संबंध है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना। जब कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है तो उस समय छात्रों द्वारा रुचि नहीं लिया जाता तथा अंतर्क्रिया नहीं किया जाता।
अब आता है इसका सीमांकित रूप। इसको अगर हम सीमांकित करते हैं तो इस रूप में आएगा कि कक्षा 9 में शिक्षक द्वारा इतिहास पढ़ाते समय छात्रों द्वारा रुचि न लेना। अब एक सीमांकन हो गया कक्षा 9 और शिक्षक द्वारा इतिहास, एक सीमांकन हो गया इतिहास विषय पढ़ाने में छात्रों के द्वारा रुचि नहीं लिया जाता। अब जो हमने परिभाषित किया है और जो सीमांकित किया है, इन दोनों को मिलाकर उसका विशिष्ट रूप लिखते हैं, जो इस प्रकार उभर कर हमारे सामने आता है। कक्षा 9 में शिक्षक द्वारा इतिहास पढ़ाते समय छात्रों द्वारा रुचि न लेना तथा अंतर्क्रिया न किया जाना। इसको हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए समस्या है, एक दूसरी समस्या हुई है सेम उसी तरह की, छात्रों का अध्ययन में रुचि न लेना। इसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो यह होगा कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय छात्रों द्वारा रुचि न लेना तथा अंतर्क्रिया न किया जाना। यह भी परिभाषित इस रूप में हुआ जैसे पहले किया गया था। इसका सीमांकित रूप हुआ कक्षा 9 एवं 10 में विज्ञान शिक्षक द्वारा रसायन विज्ञान पढ़ाते समय छात्रों द्वारा रुचि न लेना। तो ये हो गया कि कक्षा 9 एवं 10, एक सीमांकन हो गया, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी हैं और विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से दूसरी समस्या हमारी आई, और जब इसका हम परिभाषित और सीमांकित रूप लेते हैं तो इस रूप में निकल के आता है, उभर के आता है कक्षा 9 एवं 10 में विज्ञान शिक्षक द्वारा रसायन विज्ञान पढ़ाते समय छात्रों द्वारा रुचि न लेना तथा अंतर्क्रिया न किया जाना। तो इस तरह से आपने देखा कि रुचि न लेने से संबंधित दो समस्याएं आई, दूसरे दोनों अलग अलग विषय की थी, एक इतिहास विषय का था और एक रसायन विज्ञान विषय का था, जो कि सीमांकन से स्पष्ट हो गया। अगर हम सीमांकित नहीं करते तो दोनों समस्या एक जैसी दिख रही थी, जबकि एक इतिहास विषय का है और दूसरा विज्ञान विषय का है। एक में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के द्वारा की जा रहा है, एक में कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के द्वारा यह समस्या उत्पन्न हो रही है। अब एक और हम समस्या को लेकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक समस्या है परीक्षा के समय विद्यार्थियों में भय उत्पन्न होना। अब यहाँ परीक्षा के समय परीक्षाएं भी कई प्रकार की होती हैं। सेमेस्टर परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, और विद्यार्थियों में भय, यानी भय क्या चीज़ है, भय से क्या यहाँ अर्थ लिया जा सकता है। तो इसको अगर हम परिभाषित करें तो इस तरह से परिभाषित रूप निकल के आएगा। परीक्षा का मतलब है सत्रांत परीक्षा के समय, यानी वार्षिक परीक्षा के समय विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति डर, भय का मतलब है कि डर उत्पन्न होना तथा परीक्षा में सम्मिलित न होना। प्रायः ऐसा होता है कि वार्षिक परीक्षा के समय विद्यार्थी बीमार हो जाते हैं, उनके अंदर डर समा जाता है, जिससे वे परीक्षा में प्रतिभाग नहीं करना चाहते और परीक्षा को छोड़ देते हैं, जिससे उनके गार्जियन भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं और वे कारण को नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है और इस समस्या का समाधान किया जाता है। अब यहाँ समस्या का सीमांकित रूप इस प्रकार से होगा, परीक्षा के समय कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों में भय उत्पन्न होना। यहाँ सीमांकन हो गया कि कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के द्वारा भय उत्पन्न होगा। इसका परिभाषित और सीमांकित रूप इस प्रकार उभर के हमारे सामने आता है। सत्रांत परीक्षा के समय कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति डर उत्पन्न होना तथा परीक्षा में सम्मिलित न होना। तो इस तरह से यह निकल के आया और हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। समस्या है कुछ विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य न किया जाना। अब कुछ विद्यार्थी, यहाँ कुछ से मतलब क्या है, कौन कौन से विद्यार्थी हैं, और गृह कार्य का क्या मतलब है, यहाँ इन दोनों का अर्थ स्पष्ट करेंगे परिभाषित करते समय। इसका परिभाषित रूप इस प्रकार होगा, शिक्षकों द्वारा दिए गए गृह कार्य को प्राइवेट ट्यूशन करने वाले विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थियों में प्राइवेट ट्यूशन करने वाले विद्यार्थी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, घर से पूरा करके ना लाना। तो इस प्रकार हुआ, शिक्षकों द्वारा दिए गए गृह कार्य को प्राइवेट ट्यूशन करने वाले विद्यार्थियों द्वारा घर से पूरा करके ना लाना। इसका हम सीमांकित रूप देखते हैं।
इसका सीमांकित रूप होगा विज्ञान के शिक्षकों द्वारा दिए गए गृह कार्य को कुछ विद्यार्थियों द्वारा घर से पूरा करके न लाना। अब ये विज्ञान के शिक्षक हैं, एक सीमांकन इसका ये हो गया कि विज्ञान के शिक्षकों के द्वारा यह समस्या की जाती है, ये विज्ञान के शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है और गृह कार्य करके विद्यार्थियों के द्वारा नहीं लाया जाता है। विज्ञान के शिक्षकों के द्वारा गृह कार्य न किया जाना। कुछ समस्याएं हो रही हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका परिभाषित एवं सीमांकित रूप हो गया, यानी विशिष्ट रूप हो गया विज्ञान के शिक्षकों द्वारा दिए गए गृह कार्य को कक्षा 10 एवं 11 के विद्यार्थियों द्वारा घर से पूरा करके न लाना। तो इस तरह से यह समस्या का परिभाषित एवं सीमांकित रूप स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट एक उदाहरण और लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा मानचित्र का प्रयोग न किया जाना। इसका परिभाषित रूप इस प्रकार से होगा कि विद्यार्थियों द्वारा प्रयोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट कार्य एवं गृह कार्य में मानचित्र का प्रयोग न किया जाना। तो मानचित्र का न प्रयोग किया जाने से मतलब यह है कि वो प्रोजेक्ट कार्य जब शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है या गृह कार्य दिया जाता है तो उसमें मानचित्र का प्रयोग विद्यार्थियों के द्वारा नहीं किया जाता है। इसको अगर सीमांकित करें तो इस रूप में निकल के आएगा कि कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा भूगोल विषय में कक्षा 9 के विद्यार्थियों द्वारा भूगोल विषय में मानचित्र का प्रयोग न किया जाना। तो यहाँ सीमांकित हो गया कक्षा 9 के विद्यार्थी और एक सीमांकन हो गया भूगोल विषय में मानचित्र का प्रयोग न किया जाना। अब इन दोनों को मिलाकर जो उसका विशिष्ट रूप निकल के आएगा वो यह है कक्षा 9 के विद्यार्थियों द्वारा भूगोल विषय के प्रयोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट कार्य एवं होमवर्क यानी गृह कार्य में मानचित्र का प्रयोग न किया जाना। तो इस तरह से एक परिभाषा और हम लेते हैं समझने के लिए कि कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रायः बात किया जाना। जनरली ऐसा देखा जाता है कि कक्षा का माहौल शांत नहीं रहता है और विद्यार्थी हमेशा आपस में बातचीत करते रहते हैं या लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो समस्या का परिभाषित रूप इस प्रकार से निकल के आएगा, शिक्षक के चुप होते ही कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा हमेशा आपस में बात करना तथा शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रकरण पर ध्यान न देना। तो शिक्षक जब पढ़ाते पढ़ाते चुप हो जाता है कुछ प्रश्न पूछने के लिए तो विद्यार्थी आपस में बात करने लगते हैं और जो पढ़ाया जा रहा है उस प्रकरण पर ध्यान नहीं देते और जब ध्यान नहीं देते तो उसका जवाब वह नहीं दे पाते हैं। उसका सीमांकित रूप इस प्रकार से है, कक्षा 8 के अर्थशास्त्र विषय के अध्यापन के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रायः बात किया जाना। जी हाँ विद्यार्थियों, कक्षा 8 में अर्थशास्त्र विषय का अगर अध्यापन किया जाए तो विद्यार्थियों द्वारा प्रायः बात किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि कक्षा 8 में अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं है जिसके साथ कई सोशल साइंस के सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि विद्यार्थियों के समझ में ना आए। जो भी कारण होगा इसका कारण का एनालिसिस के समय पता चलेगा। और इसका विशिष्ट रूप इस प्रकार से आता है कि अर्थशास्त्र विषय के अध्यापन के समय शिक्षक के चुप होते ही कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा हमेशा आपस में बात करना तथा शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रकरण पर ध्यान न देना। तो इस तरह से ये समस्या के माध्यम से हमने क्रियात्मक अनुसंधान के परिभाषित एवं सीमांकित रूप को समझने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे हम अगले लेक्चर में अपने लेक्चर में समाहित करके संशोधित करके और अच्छा बना सकें। आपने हमारे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।